नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। लखनऊ के हालात भयावह हो रहे हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश कोरोना को लेकर लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। 37,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, लेकिन लखनऊ सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। कम्युनिटी स्प्रेड है और ये जो नया म्यूटेंट है, नया वायरस है, ये कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा है जहां लोगों की जानें नहीं जा रही हैं। इस वक्त पूरे अस्पताल जो लखनऊ के हैं सभी लगभग भरे पड़े हैं। जो ऑक्सीजन है उसकी क्राइसिस है। लेकिन लखनऊ को क्या हो गया है? परेशान मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। आखिर कौन सी ये बीमारी है, कितना लोगों को ये इफेक्ट कर रही है, आज हम ये सब कुछ जानेंगे। और हमारे साथ लखनऊ के दो बड़े नाम इस वक्त मौजूद हैं। आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कपूर, जो कि मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर हैं और पीजीआई लखनऊ के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। हमारे साथ दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जो कि केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर के हेड हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है यूपी तक में, डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर राकेश कपूर सर, ये अस्पतालों में जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, कोई बेड बचा नहीं है। आखिर ये क्या हो गया है लखनऊ में? ये किस तरीके की ये बीमारी है? कोविड का ये जो दौर आया है, और ये लोग कब तक कुछ उम्मीद पालें कि ठीक होंगे, घरों को लौटेंगे, या ये अभी हम और इसको बढ़ता देखेंगे? डॉक्टर कपूर। देखिए अभिषेक जी, जो आपने बहुत सही कहा कि स्थिति भयावह है। बहुत से हर दिन 6,000 के करीब मरीज निकल रहे हैं, और अगर आप देखें 6,000 में डेली तो इतने बेड नहीं होंगे सब मिला के, अगर डेली की डेली भरे जाएं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो उन मरीजों की आ रही है जिनका सैचुरेशन बहुत कम है, जिनको आईसीयू की आवश्यकता है और जिनको वेंटिलेटर बाईपैप इसकी आवश्यकता आती है। L1 लेवल में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। L1 से मेरा तात्पर्य है कि जो मरीज रूम एयर पे या 1-2 लीटर ऑक्सीजन पे अपना सैचुरेशन मेंटेन किए हैं, उसके पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं। तो पहली चीज भयावह से मेरी लोगों से ये गुजारिश होगी कि इससे हमें लड़ना है, इससे डरना नहीं है, और इस समय ब्लेम गेम नहीं खेलना है। ये बीमारी का हम सबको मालूम है कि इसका कोई उचित उपचार, इसकी कोई रामबाण दवा नहीं है। हम रेमडेसिविर की बात करते हैं, हम टेमीफ्लू की बात करते हैं, ये वायरल लोड कम करती हैं और इसके भी अपने इंडिकेशन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 100% हम देंगे और मरीज ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं कि हमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी है, सैनिटेशन है, आपको सिम्टम्स हैं, आप चेक कीजिए कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपने को आइसोलेट करिए जिससे और घर वाले ना इन्फेक्ट हो, अपनी केयर करिए। तो 90% से ज्यादा मरीज होम क्वारंटाइन में ठीक हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल डॉक्टर साहब ये उठ रहा है कि जो संक्रमण का दर है ये बहुत ज्यादा है, मतलब 2.2 से ऊपर यहाँ का संक्रमण है। और जो नया स्टडी कह रहा है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा एपिसेंटर बन सकता है आने वाले वक्त में। अभी पीक भी नहीं आया है, तो आखिर लखनऊ के लोग करें तो क्या करें? क्योंकि सबको ये मालूम है डॉक्टर साहब कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये तमाम चीजें लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीमारी है ये बढ़ती जा रही है और आप लोग रोज अस्पतालों में इसको देख रहे हैं। मैं विनम्रता से थोड़ा डिफर करूंगा। आप ही लोग पिक्चर दिखाते हैं, अभी जैसे मुझे बताया गया अमीनाबाद की एक पिक्चर दिखाई गई शॉपिंग के उसमें, और कोई भी मेंटेनेंस नहीं थी। हम सबको समझना है, बहुत सी चीज ऐसी होती हैं कि आप रूल्स बना देते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स सब बने हुए हैं, लेकिन अगर आप आज भी देखेंगे तो उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करा जा रहा। पढ़ा लिखा तबका कर रहा है। आपका मानना है डॉक्टर साहब कि लखनऊ में अभी भी जो ये गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, इसका फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। और ये समझ के चलिए, हम 10 लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेफ हैं। अगर हमारे घर में काम करने वाला, हम कहीं जा रहे हैं, भले ही 6 मीटर दूरी पे खड़े हैं, अगर वहां पे कोई खांस रहा है प्रॉपर, तो आई कुड गेट इन्फेक्टेड। तो जब तक 100% लोग नहीं फॉलो करेंगे ये बीमारी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 10%, 20% लोग, आज पॉपुलेशन लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, तो पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, पढ़ा लिखा तबका जो है उसको 1 से 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, लेकिन आबादी तब भी बढ़ रही है।
तो यहाँ पे मैं एक जॉन एफ कैनेडी की बात कहना चाहूंगा। उनका एक स्टेटमेंट था, ये समय ऐसा है, उन्होंने कहा था, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आल्सो आस्क व्हाट दी यू कैन डू फॉर द कंट्री। इस समय हम ये ना कहें सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, पहले हम भी तो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं अपनी जान बचाने को। तो डेफिनेटली भयावह स्थिति है, इसको सरकार नहीं रोक पाएगी, इसको हमारी जागरूकता ही रोक पाएगी। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जागरूकता की बात तो ये एक है, लेकिन जिस तरीके से लोग गंभीर स्थिति में फेफड़ों का संक्रमण लेकर के आ रहे हैं, जिस तरीके से ये वायरस कह रहे हैं सीधे फेफड़े पर अटैक कर रहा है, और लोगों को बाद में पता चल रहा है कि उनका जो लंग्स है वो इतना प्रतिशत इफेक्टेड हो चुका है, और उसके बाद सीधा रेमडेसिविर और तमाम तरह की दवाओं की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ये क्या हालात की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और कोई उपाय है क्या डॉक्टर साहब? देखिए अभिषेक जी, जो अभी की स्थिति है उसमें तादाद तो बहुत ज्यादा बढ़ी है ऐसे केसेस की, और जो गंभीर किस्म के जो मरीज हैं जिनके लिए आप बात कर रहे हैं, ये जो संख्या है ये 5 से 10% ही है। 90% जैसा कि डॉक्टर कपूर साहब ने बताया, वो बिल्कुल सही बात है कि ये लोग माइल्ड कैटेगरी के हैं, लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो 5% 10% है। लेकिन चूंकि क्वांटम बहुत ज्यादा है तो ये 5-10 भी काफी हो गए हैं बढ़कर के। मैं इन मरीजों के लिए जो कि गंभीर है, इनके लिए आप बात कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं ये कहूंगा कि जो पैरामीटर्स हैं हमारे, जैसे मॉडरेट या सीवियर कहने के, हम लोग तब कहते हैं जब हमारा जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का वो 94 से नीचे आने लगता है तो मॉडरेट में आ जाते हैं, 90 से नीचे चले जाते हैं तो सीवियर में जाने लगते हैं। लेकिन एक चीज ये देखने में मिल रही है लगातार केसेस में कि जो हमारे इस प्रकार के जो मामले हैं जिनमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये काफी देर हो चुकी होती है, तब तक जो इन्वॉल्वमेंट है जो लंग्स का वो काफी हद तक बढ़ता है। और इसको अगर मोटे-मोटे तौर पे अभिषेक जी अगर बीमारी को समझें तो 2 हफ्ते में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हफ्ता जो है वो वायरल रेप्लिकेशन फेज का है, जिसमें कि वायरस रेप्लिकेट करता है शरीर में और एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है शरीर की, वो उससे लड़ती है। इसके बाद में जो दूसरा अमूमन जो सप्ताह है, वो सप्ताह है पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस का या ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया का, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होना, जिसमें खांसी आना सूखी, या जिसमें सांस फूलना या चेस्ट टाइटनेस होना, ये तमाम तरह के लक्षण इसके दिखते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में ये देखने में आ रहा है कि यदि हम 1 हफ्ता जो पहला है, जिसमें कि एंटीवायरल्स का रोल है, जिसमें कि आइवरमेक्टिन का भी है, डॉक्सी का है, जो ट्रीटमेंट एक दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि पहला सप्ताह के एंड में 7 दिन बाद यदि हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, एचआरसीटी अगर कराते हैं मरीज का, तो वो पैचेस कहीं न कहीं शुरुआत हो चुकी होती है और ज़्यादातर मामलों में पैचेस मिल रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है अभी। और जैसे ही ये पैचेज आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो ये फिर गंभीर होते चले जाते हैं और ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। तो यदि अभिषेक जी हम लोग इसी स्तर पर इसको रोक दें, जो हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो स्टॉर्म को रोकने के लिए साइटोकाइन स्टॉर्म है, चाहे चाहे हमने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पूरे बढ़े हुए हैं और इन्फ्लेमेशन जो सूजन है पूरे शरीर में, पूरे वैस्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व करते-करते लंग्स में पहुँच रहा है। इसके लिए यदि हम इसको एक तो हिचके नहीं देने में, जो दवाई है उसकी डोज अ, अच्छी डोज देनी जै चाहिए हमें, जो डेक्सामेथासोन और ये जो दवाइयाँ हैं जो हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अभिषेक जी, इनको देकर के हम इस प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास उन मरीजों में है जिनमें कि पल्मोनरी लीजन्स प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है पकड़ने का इनको समय से अभिषेक जी, कि किस प्रकार से हमें इसको समय पे पकड़ें और समय पे ही दवाई दे दें अगर, तो आगे प्रोग्रेस रुक जाएगी। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा यह है कि हर कॉमन आदमी जो घर में बैठा है, जिसको बुखार आ रहा है, वो बुखार के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहा है, या फिर एक जो प्रोटोकॉल आया है कि आइवरमेक्टिन लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन खाइए, जिंक लीजिए, विटामिन सी खाइए, और फीवर होने पर आप पैरासिटामोल खाइए, आप स्टीम लीजिए, आप ये तमाम चीजें जो आई हैं, इसके अलावा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट हम देख रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर वो गंभीर होना शुरू हो जा रहे हैं, सबके जो मार्कर्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं, किसी का
सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो आखिर क्या कोई ऐसा प्रिस्क्राइब दवाइयां हैं क्या कि लोग खुद से खुद को पहचाने कि हाँ अब उनका जो लंग्स है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है और उनको कौन सी दवाइयां शुरू करनी होंगी इन पैरामीटर, इन प्रोटोकॉल्स के आसपास? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए जो पहला सप्ताह है वो एंटीवायरल्स और सपोर्टिव दवाइयों का है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सप्ताह है, अमूमन वो सप्ताह आता है इस जो जो ये रिस्पॉन्स आया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बॉडी में जो जनरेट हुआ है, इसको डैम्पन करने का। और इसको करने के लिए जो एक सामान्य दवाइयाँ हैं, मैं कहूँगा कि महँगी-महँगी एंटीवायरल्स की तरफ हम लोगों का ज़्यादा ध्यान हो गया है, हमारी आवाम ज़्यादा उधर सोच रही है कि हमें इंजेक्शन ये नहीं मिला, रेमडेसिविर नहीं मिला। लेकिन इस रिस्पॉन्स को रोकने के लिए जो कारगर दवा है, वो बहुत ही सस्ती है और गाँव-गाँव में भी मिल जाती है। जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये जैसे बिल्कुल कुछ नाम बताइए डॉक्टर साहब, ताकि जैसे दर्शकों को भी पता चल सके। डेक्सामेथासोन है, अगर मैं डेक्सामेथासोन की बात करूँ अभिषेक जी, तो ये गाँव-गाँव तक मिलती है। और लोग जो है 4 एमजी, 8 एमजी पे अटक जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 16 एमजी तक हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हम पहली डोज़ अच्छे से देते हैं और इसके बाद 8 एमजी बीडी चलाते हैं 3 दिन और फिर 4 एमजी बीडी आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो इससे नुकसान कुछ नहीं इतना हो रहा है, लेकिन फ़ायदा बहुत हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि जिन मरीजों में यदि हम लोगों का ऐसा लग रहा है कि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, साँस फूलना शुरू हो गई है, चेस्ट में दिक्कतें शुरू हो रही हैं और वहाँ पे हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि वहाँ पे सीटी स्कैन भी अवेलेबल नहीं है, यदि वहाँ पर हमारे अ, अन्य अरेंजमेंट्स भी नहीं हैं, तो ये जो दवा है, एक लाइफ सेविंग की तरह से एक कारगर दवाई साबित हो सकती है, अगर हम समय से सही यानी डोज़ में इसको दे सकें। यानी अभिषेक आप जी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को खांसी आनी शुरू हुई 4-5 दिन के बुखार के बाद, या फिर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई या किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, तो क्या वो डेक्सामेथासोन जो आप कह रहे हैं, जिसे जिसे हम लोग अगर सामान्य भाषा में कहें तो डेक्सोना जैसी जो दवाइयां हैं या उसके टैबलेट्स हैं, क्या खुद से वो ले सकता है या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अस्पताल जाने पड़ेंगे, लेना पड़ेगा? अभिषेक जी, जैसे कुछ मरीज हैं, जिनमें कि शुगर के मरीज हैं, जिनमें हाइपरटेंशन के मरीज हैं, अन्य बीमारियों के मरीज हैं, उन मरीजों को थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है और वो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, फ़ोन पे भी ले सकते हैं और वो वहाँ पे पता कर सकते हैं। लेकिन उनके मन में ये रहना चाहिए कि हमें समहाउ अगर हम इस दवाई को समय से ले रहे हैं और सही डोज़ में ले रहे हैं, तो ये जो प्रोग्रेस है इस निमोनिया की, ये प्रोग्रेस रुक सकती है अभिषेक जी इसमें। तो अभी जो कॉशियस रहने वाले पेशेंट्स हैं, उनमें शुगर के मरीज, हाइपरटेंशन के मरीज या कोई अन्य स्पेसिफिक जिनमें कंट्राइंडिकेशन हो, वो मरीज अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ले सकते हैं। या फिर जो सामान्य मरीज हैं, जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मैं यही कहूँगा आपसे जी कि इसमें कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है। ये सेफ हैं दवाइयाँ। डॉक्टर जी। साहब आप पल्मोनरी के हेड हैं, क्रिटिकल केयर के हेड हैं, तो आपकी बात दर्शक ध्यान से सुन रहे होंगे, सुनेंगे, और निश्चित तौर पर हो सकता है कि जैसे एक प्रोटोकॉल बना है, आने वाले समय में हमें इसका प्रोटोकॉल भी कहीं न कहीं लोगों तक ले जाना होगा। डॉक्टर कपूर, आपके पास दोबारा आते हैं। ये रेमडेसिविर को लेकर के, फेविफ्लू को लेकर के जो एक तरह की आपाधापी मची हुई है, हर आदमी आज के समय में इस रेमडेसिविर के पीछे पड़ा है कि उसे हर हाल उसे वो लाइफ सेविंग ड्रग कह रहा है और उसे लग रहा है कि इस दौड़ में अगर उसे उसे रेमडेसिविर मिलेगा तो वो बच जाएगा, फेविफ्लू मिल सकता है तो बच जाएगा, नहीं मिला तो उसके मरीज की मौत हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये कहां तक इस समय ये जायज है? क्योंकि लोगों के लिए लाइफ सेविंग ड्रग, या हम कह सकते हैं कि अभी वो संजीवनी बूटी की तरह ये दिखाई दे रहा है, डॉक्टर कपूर? नहीं शेख जी, देखिए, इसको हम संजीवनी बूटी नहीं कह सकते हैं। जिसको लाइफ सेविंग कहें, संजीवनी बूटी कहें, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि ये दवा एंटीवायरल एजेंट्स हैं। एंटीवायरल एजेंट्स का मतलब होता है, ये रेमडेसिविर की जो बात कर रहे हैं, ये हेपेटाइटिस सी के लिए आई थी। तो ये क्या करते हैं कि ये वायरस को जल्दी जल्दी रेप्लिकेट का मतलब होता है इसका डिवीजन रोकते हैं। तो जब इसका डिवीजन रुकता है तो शरीर जो है उसकी इम्यूनिटी टेक्स केयर, लेकिन ये सब में इफेक्टिव नहीं है। अगर आपने इधर अखबारों के माध्यम में देखा होगा तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें उन्होंने रेमडेसिविर के बारे में बात करी है। रेमडेसिविर का सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस होता है फर्स्ट वीक में, और ऐसा नहीं है कि ये चूरन है कि हम सब लोग खा लें जिसको शक है वायरल है। देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस
कि अगर पेशेंट का हमको लग रहा है इवन दूसरे तीसरे दिन से जब डिटेक्ट हुआ है कि उसको सांस की प्रॉब्लम आ रही है, उसको और प्रॉब्लम्स, तो उनमें रेमडेसिविर एंड टेमीफ्लू कैन हेल्प। बाकी अदरवाइज देखें नॉर्मल केसेस में जो अपने आप ठीक हो रहे हैं, मैं स्वयं का एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं 3 हफ्ते पहले संक्रमित हुआ और अपनी गलती से हुआ कि ओपीडी में बैठता था, वही मास्क नाक के नीचे हो जाता था, मरीज भी नाक के नीचे, और ध्यान नहीं देते थे कि हमको लगता था कि अब मेरे वैक्सीनेशन हो चुके थे कि मैं तो संक्रमित नहीं हो सकता हूं, बट मैं संक्रमित हो गया। मैंने कोई रेमडेसिविर नहीं ली, 65 साल मेरी उम्र है। अच्छी बात ये थी कि कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी। मुझे 1 हफ्ते के बाद आई स्टार्टेड इंप्रूविंग विद द नॉर्मल थिंग्स। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से भोजन करना, पानी पीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोई ऐसी दवा नहीं ली। हाँ, मैंने क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने अस्पताल आना शुरू कर दिया, तो स्ट्रेस फैक्टर की वजह से मेरे लंग्स में 2 छोटे-छोटे पैच आए, जिसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा मुझे बहुत ही मिनिमल डोज में कॉर्टिसोन लेना पड़ा, बहुत मिनिमल डोज में एंटीकोगुलेंट लेना पड़ा, और आप लोगों के आशीर्वाद से कल 3 हफ्ते कल थे मेरे, और मैं आरटी-पीसीआर निगेटिव भी हो गया और आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं। तो ये रामबाण नहीं है, संजीवनी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक बात निकल करके तो आ रही है ना कि अगर किसी का लंग्स इन्वॉल्व हो गया, अगर किसी का लंग्स में पैचेस बढ़ गए, तब तो फिर ये रेमडेसिविर ही लोगों के लिए रामबाण है। ये गलत है। रेमडेसिविर शुड बी, तो मुझे लगता है वेद जी ज्यादा बता पाएंगे, एक्सपर्ट है, मैं तो यूरोलॉजिस्ट हूं। ये रेमडेसिविर जो मैंने अखबारों में पढ़ा, जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, रेमडेसिविर का सबसे ज्यादा फायदा है अगर वो समय से सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में दी जाए तो डिजीज का प्रोग्रेशन रोक के अर्ली रिकवरी करती है। जी डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं ये थोड़ा क्लियर आपसे भी कर लूं कि क्या किसी का लंग्स इन्वॉल्व हो गया और अगर किसी के मार्कर 5, 10, 12 तक पहुंच गए तो तब रेमडेसिविर तब तो उसके लिए मस्ट हो जाता है, या फिर और भी दवाएं हैं? कुमार जी, देखिए जिस प्रकार से अभी डॉक्टर कपूर सर बता रहे थे कि किस प्रकार से ये जो पहला जो हफ्ता है वो रेप्लिकेशन का सप्ताह है, जिसमें वायरल रेप्लिकेशन का सप्ताह है। इसमें जो एंटीवायरल दवाइयां हैं उनका जो इंडिकेशन है, जो उपयोग है सबसे अच्छा, वो इसी पहले सप्ताह में है कुमार साहब। लेकिन यदि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है तो अमूमन ये दूसरे सप्ताह में होता है। कुछ मामलों में जल्दी भी देखने को मिल रहा है, जैसे आपने कहा कि कुछ मामलों में 4-6 दिन में भी हो रहा है। तो मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि जहाँ संसाधन हैं, वहाँ पे तो हम लोग सीटी स्कैन करा सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल देख लें। अदरवाइज़ ये जो दवाइयाँ हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने भी कॉर्टिसोन लिया और जब उनकी शुरुआत हो गई, उनके 2 पैच आ गए। तो ये हम लोगों को सही समय पे पकड़ने की ज़रूरत है। जो सेंसिटिविटी है पैरामीटर्स की, उसमें ऑक्सीजन वाले पैरामीटर्स से भी ज़्यादा सेंसिटिव है सीटी स्कैन चेस्ट का। तो यदि वो हम लोग 6 दिन बाद अगर कहीं करा सकें और हम देख सकें कि इस निमोनिया की शुरुआत हो गई है, तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसको डॉक्टर साहब भी मानेंगे कि जैसे उन्होंने भी उपयोग किया है, इसकी एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है कि ये जो प्रोग्रेशन है इस डिजीज़ का, इसको हम लोग अर्ली स्टेज पे ही रोक सकते हैं, जहाँ से कि आगे ऑक्सीजन की डिमांड ना बढ़े, डिसैचुरेशन ना हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि जिस तरह से जो परिस्थितिजन्य स्थिति है अभी, उसमें हम लोगों को ये ज़रूर देखना होगा कि क्या हम लोग ऐसे समय में इस प्रोग्रेशन को रोकने के लिए जो कि एक सस्ती दवाइयाँ हैं और एक सेफ दवाइयाँ हैं, उनका उपयोग सही समय पे थोड़ा अर्ली स्टेज में क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको करने में सुनिश्चित हमने अगर किया कुमार अभिषेक जी, तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में हम लोग जान बचाने में भी कामयाब होंगे और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन और बेड्स का जो क्राइसिस है, उसको कहीं न कहीं तक कोप अप करने में, उसे रिड्यूस करने में भी हम लोगों को एक मदद मिल सकती है इससे। जी। चलिए, आप दोनों लोगों से मेरा आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से होगा, वो ये कि जिस तरीके का ये संक्रमण दर है, एक आदमी 2.5-3 लोगों को संक्रमित कर रहा है लखनऊ में, आप लोगों को आने वाले वक्त में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्योंकि लोगों को के मन में अब एक चीज ये जानना चाहते हैं लोग कि आखिर वो इस खौफ के दौर से, इस डर से कब तक बाहर आ पाएंगे? क्या लगता है कि ये कब तक ये संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा है वो चलेगा और लखनऊ कब तक इससे बाहर आ पाएगा?
फिर जी, ये बड़ा कठिन है सवाल कि जो एज अ डॉक्टर समझ में आता है कि जब ये बीमारी फैलती है तो ये सब लोग संक्रमित होते हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन संक्रमित होती है और उसके बाद एक हर्ड इम्यूनिटी आती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मुझे संक्रमित हुआ, निगेटिव हुआ तो मैं मास्क लगाना छोड़ दूं या प्रिकॉशन लेना छोड़ दूं। तो जब एक हमारी हर्ड इम्यूनिटी आएगी, वैक्सीनेशन ड्राइव में हमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करना है, वैक्सीनेशन लेना है, क्योंकि मैं शायद सीवियरिटी मेरी इसलिए कम थी क्योंकि मैंने दोनों डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले चुका था। तो वैक्सीनेशन लेना है। आप अगर संक्रमित होकर ठीक होते हैं तब भी आपको मास्क पहनना है, सब प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। दवा जैसे इन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया वेद प्रकाश जी ने, रेमडेसिविर रामबाण दवा नहीं है, लेट द डॉक्टर डिसाइड। सर्टेन इंडिकेशंस हैं उन्हीं में लेना चाहिए और पॉजिटिविटी माइंड की बहुत जरूरी है। हमको इस समय ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कि इसकी गलती है कि उसकी है, बल्कि आपने जो 2.5-3 कहा, इस समय एक वायरस अगर मरीज इन्फेक्टिव है, ध्यान नहीं देता है तो 8 से 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और उसमें कोई भी हो सकता है। तो इसका प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। समय लगेगा, डेफिनेटली पैंडेमिक जाएगा, इससे बड़े बड़े पैंडेमिक आए, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, बट होपफुली मुझे लगता है बाय मे थिंग्स शुड कम अंडर कंट्रोल। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपका क्या मानना है कि कब तक लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी या अभी हम इस पैंडेमिक में अभी और हमें जूझना होगा? अभिषेक जी, वी हैव टू कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। जिस तरह से हम लोगों की जो इन्फेक्टिविटी है ये बढ़ रही है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा 8 से 10 लोगों को इन्फेक्ट करने की तरफ है ये वायरस, तो प्रसार इसमें काफी तेज है और ये देखने में भी आ रहा है कि ये जो वेरिएंट है इस वायरस का, इसका प्रसार पहले वाले से ज्यादा तेज है। दूसरा, जो कंट्रोल्ड एक्सपोजर की हम लोग बात करते हैं कि किसी भी, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना एक डिक्लाइन फेज में जाने की बात होती है किसी भी पेंडेमिक की। और ये हर्ड इम्यूनिटी का जो लेवल है वो सब बीमारियों के लिए अलग-अलग होता है कि कौन सी बीमारी में कितने % लोग इन्फेक्शन में जाने चाहिए जिससे कि ये डैम्पन होगा। तो मुझे लगता है कि अभी जब हम लोग इस हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ हमें जो कंटेनमेंट की जो बात है, जिसमें कि हम कंट्रोल्ड एक्सपोजर की बात करते हैं कि धीरे-धीरे हम लोग एक्सपोज हों, हमारी जनता धीरे-धीरे एक्सपोज हो, जिससे कि जो हमारे इंतजामात हैं, वो नाकाफ़ी साबित ना हो। जिसमें ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल बेड्स हैं या अन्य हमारे संसाधन हैं, उनकी कमी ना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट की कार्रवाई और आगे जो मेजर्स हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो हमारे एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका अनुपालन 100% 130 करोड़ देशवासियों को इसको बिल्कुल शपथ पूर्वक करना पड़ेगा, रिलीजियस तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कल मैं निकल रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि अभी भी मार्केट में लोग बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं पूरी तरह से। अभी उनको देखना चाहिए कि जो स्थिति भयावह है, या तो उन तक जानकारी नहीं पहुंच रही है या वो देख नहीं पा रहे हैं। अभी भी स्थितियां कुमार साहब पूरी तरह 100% इसको फॉलो करने वाली नहीं दिख रही हैं। और अब जब हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी इसका डिक्लाइन आएगा। हमारा काम कब है तक कि आप उम्मीद करते हैं? देखिए, इसके ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर सवाल है और अभी हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो सीरो पॉजिटिविटी है इसका सर्वे करना होगा और यदि सीरो पॉजिटिविटी ये अटेन होती है 60-70% तक जाती है, तो मुझे लगता है कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे और आगे ये कर्व जो है इसका प्लेट्यू आना शुरू हो जाएगा और इसके नंबर्स की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इस बीच में जब कंट्रोल्ड एक्सपोजर के साथ ही हम लोग इसको अचीव करें, जिससे कि जनहानि कम से कम हो और हमारे इंतजाम नाकाफी साबित ना हो। ये बात सही है, रेमडेसिविर या कोई भी एंटीवायरल्स इसमें रामबाण नहीं है, पूरी तरह से वो स्पेसिफिक नहीं है और ना ही इस वायरस के लिए वो बने हैं। तो मैं यही कहूँगा कि स्टेज के हिसाब से इसमें यदि हम लोग कुछ ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में, जबकि एक निमोनिया की शुरुआत है, वहां पे अगर एनफोर्स कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सही डोज में सही समय पे स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये लाइफ सेवर साबित हो सकता है, जिसमें कि हम लोगों को आगे ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की जो किल्लत है उसको मैनेज करने में, वहां तक प्रोग्रेस करने में, जो मरीज आगे बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने में काफी हद तक मदद मिल सकती है उससे।
डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे यूपी तक से जुड़े और आप लोगों ने बहुत जानकारियां साझा की हैं। उम्मीद है हमारे दर्शक इसे देखेंगे, समझेंगे और शायद आप लोगों ने जो बताया है उसका कोई फायदा हमारे दर्शकों तक पहुंच सके, हम ये उम्मीद करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस यूपी तक के एक विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कपूर, बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद। थैंक यू। धन्यवाद।